हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स टाइम। तो ये हमारा है थर्ड पार्ट DSSB का 2014 का पेपर। सो हमने 153 तक क्वेश्चंस कर लिए थे डिस्कस। नाउ मूविंग टू 154th क्वेश्चन। देखो, जो DSSB है ना, उसमें ज़्यादातर थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस कम आते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि आपका अगर एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो उसका बेसिक क्लियर हो। और क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, क्वेश्चन को अगर आप गूगल कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, कहीं से देख रहे हो, उस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ लिया करो 5 मिनट के लिए। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक में बेसिक चीज़ क्या है। इससे एक क्वेश्चन के साथ आपका एक टॉपिक प्रिपेयर होता रहेगा। नाउ स्टार्टिंग द वीडियो। 154th क्वेश्चन। 154th क्वेश्चन में बोला है कि SR फ्लिप फ्लॉप और JK फ्लिप फ्लॉप, इनमें डिफरेंस क्या है। देखो, जब SR फ्लिप फ्लॉप बनाया, उसमें 1 1 जो कंडीशन थी उस पे हमें आउटपुट नहीं मिल पाती थी। उसके बाद हमें टॉगल कंडीशन नहीं मिल रही थी। लेकिन JK फ्लिप फ्लॉप में हमने फीडबैक दे दिया था, फीडबैक सर्किट देने की वजह से टॉगल कंडीशन आ गई। तो इसमें क्या होगा, टॉगल कंडीशन आ जाएगी। नाउ एक सिलिकॉन डायोड है जिसको हमने एक सर्किट में लगा दिया यहाँ, ठीक है। और यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ बैटरी लगी हुई है। तो जो पॉजिटिव पोटेंशियल है उसका वो 5 वोल्ट है। तो हमें बताओ कैथोड पे नेगेटिव पोटेंशियल पे क्या मिलेगा। देखो, जितना आपका डायोड है, डायोड की जो वोल्टेज थी, जो उसकी नी वोल्टेज है, वो क्या होती है 0.7 वोल्ट। सिलिकॉन के लिए सिलिकॉन के लिए वोल्टेज होती है 0.7 वोल्ट। और जर्मेनियम का होता 1.1 वोल्ट। तो ये जो वोल्ट है ये कम हो जाएगी सर्किट की। तो हमारे पास बचेगी कितनी, 4.3। 5 माइनस दिस 4.3। एक डायोड जिसका नेगेटिव रेजिस्टेंस हो उसे क्या बोलते हैं, टनल डायोड। यूनिवर्सल गेट्स कौन से होते हैं, नैंड और नोर। इन्हें यूनिवर्सल गेट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास सिर्फ नैंड गेट हो तब भी हम कोई भी गेट बना सकते हैं उसकी हेल्प से। अगर सिर्फ नोर गेट हो उसके हेल्प से भी कोई भी गेट्स बना सकते हैं। जो आपके और, नोट और एंड है, ये तीनों बेसिक गेट होंगे। ये यूनिवर्सल नहीं है, ये बेसिक गेट है, सिर्फ स्टार्टिंग गेट्स। लेकिन यूनिवर्सल गेट नैंड और नोर है। इसी में एक और क्वेश्चन इंक्लूड हो जाता है कि सपोज नैंड से आपको कोई भी गेट बनाना है और गेट बनाना है, तो आपको कितने नैंड गेट रिक्वायर होंगे। तो इसके लिए इसे पढ़ सकते हो आप एक बार, थोड़ा सा, बहुत ही छोटा सा पढ़ना पड़ेगा आपको, दोनों का सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल सोलर सेल्स जो है उनका फिल फैक्टर कितना होगा। फिल फैक्टर होता है कि कितनी उन्हें पावर मिली है सन से और कितनी वो दे रहे हैं, ठीक है। जो फिल फैक्टर है वो हमेशा <<1 होगा। कभी भी वो ऐसा थोड़ी है उन्हें पावर जितनी मिली है उससे ज्यादा पावर आगे दे देंगे। तो जो फिल फैक्टर है दैट, ये एफिशिएंसी की तरह होता है फिल फैक्टर, तो इट इज ऑलवेज <<1। क्वेश्चन नंबर 159। 159 में बोला है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर है, उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया, तो फर्मी लेवल का क्या होगा, फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड की तरफ मूव कर जाएगा एन टाइप में। देखो, एक और चीज नोट करो आप DSSB का पैटर्न में, जब वो क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करते हैं ना, मान लो सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स उठाई है, तो वो 5 6 क्वेश्चंस इलेक्ट्रॉनिक्स से ही उठा रहे हैं। सो दिस इज द थिंग कि आप सोच सकते हो कि आपको वो पार्ट नहीं आता तो आप डायरेक्ट वो 6 7 क्वेश्चन छोड़ के चल सकते हो आगे। नाउ इसमें से कंपेयर टू बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जेफेट हैज, देखो हमारे पास ना पहले ट्रांजिस्टर्स थे बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसकी जगह फिर हम जेफेट यूज करने लग गए थे। तो हम जेफेट को क्यों यूज करने लगे थे, ऐसा क्या था, एक तो उसका इनपुट इंपेडेंस हाई है और लो वोल्टेज के था। 161 इसमें बोला है कि हमें एक प्लेन दिया है, उसकी सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन हुई है, तो ब्रैग कंडीशन क्या होगी उसके लिए, ब्रैग कंडीशन होती है 2D साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। यहाँ पर सेकंड ऑर्डर है यानी एन क्या हो गया 2, सो 2 से 2 कैंसिल आउट, बचा क्या हमारे पास D साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। और D कौन सा आएगा, 100 का D आएगा। 162 क्वेश्चन।
अब इसमें देखो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन पूछा है, लेकिन ना देखो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग पूछेंगे, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस। इसमें कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन जब निकालते हैं उसकी कंडीशन होती है दिस, अगर आपको चेक करना है कि वो कैनोनिकल है या नहीं। कंडीशन क्या है? कर्ल क्यू बाय कर्ल क्यू स्मॉल क्यू, कर्ल पी बाय कर्ल पी स्मॉल पी, माइनस कर्ल क्यू बाय कर्ल पी, अब रिवर्स कर दो नीचे वाला, और कर्ल पी बाय कर्ल क्यू इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर Q और P दिया हुआ है तो ये चारों वैल्यूज निकाल लेंगे और पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा mn Q 2-1, Q की पावर 2-1। ये किसके इक्वल होना चाहिए? 1 के, अगर ये कैनोनिकल है तो हमें कंडीशन निकालनी है किसके लिए 1 होगा। ये पहली बात तो mn को भी 1 होना पड़ेगा और Q 2-1 को भी 1 होना पड़ेगा। ये 1 कब होगा? किसी की पावर कुछ है और वो 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब उसकी पावर को क्या होना पड़ेगा? 0। तो 2m-1 मस्ट बी इक्वल टू 0, तो m क्या आ गया? 1/2। इसमें 1/2 वाला एक ही ऑप्शन है तो n निकालने की जरूरत नहीं, mn इज इक्वल टू 1, तो n क्या आ जाएगा? 2। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 163, आपने देखा होगा मैंने ये क्वेश्चन आपको ग्रुप में भी सेंड किया था, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब नॉट द सेम एग्जैक्ट लेकिन टाइप वाला क्वेश्चन सेम, तो ऐसे 2 बार एचटेट में भी पूछा गया क्वेश्चन, एक बार ये DSSB में पूछा गया। तो इसमें बोला है कि मोमेंटम निकालना है हमें एक इलेक्ट्रॉन का जब उसकी काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है? रेस्ट एनर्जी के। तो जो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी है वो कैसे दी जाती है? E² इज इक्वल टू m² c4 + p² c²। और नॉर्मल एनर्जी कैसे दी जाती है? k + mc² की पावर स्क्वायर। क्लियर? इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर, और k की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? mc², क्योंकि वो वैल्यू क्या है? रेस्ट मास एनर्जी के इक्वल। तो हमारे पास आ जाएगा दिस इक्वेशन p² c² इज इक्वल टू 2m² c4, यहाँ से p² क्या आ जाएगा? 3m² c², सो p क्या आ जाएगा? √3mc। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें एक और क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आप इस बार का पेपर देखोगे वहां पर रिलेटिविस्टिक, इस बार के पेपर में है, पता नहीं आरोही के पेपर में है, मैं चेक कर लूंगी एक बार। वहां पर पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी नहीं बोली, वहां रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी बोली है, तो वो क्वेश्चन अलग तरीके से होगा। अब देखो 164 क्वेश्चन, ये भी कैनोनिकल पे ही आ गया। इसमें बताना है हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन कैसे देते हैं। वो होती है P डॉट और Q डॉट। P डॉट क्या आएगा? माइनस कर्ल H बाय कर्ल Q, और Q डॉट क्या आएगा? कर्ल H बाय कर्ल P। ये इक्वेशन आएगी सेकंड में, तो दिस इज द आंसर। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स टेंड्स टू, देखो जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो हमेशा बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। अगर आप एक टाइम पे दूसरे टाइम से कंपेयर करोगे तो वो हमेशा बढ़ती रहेगी, इंक्रीज होती रहती है, ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो वो कहाँ पर पहुंचेगी? अपने एक मैक्सिमा तक पहुंचेगी, तो वो मैक्सिमा तक पहुंचने का सोच रही है। टेंड्स टू, कहाँ टेंड करने के लिए सोच रही है? मैक्सिमम तक। The particle in a system obeying the Maxwell-Boltzmann statistics are, जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स फॉलो करते हैं वो पार्टिकल्स कैसे होते हैं? वो पार्टिकल्स आइडेंटिकल होते हैं लेकिन एक दूसरे से इतनी दूर होते हैं, इतनी फार होते हैं एक दूसरे से कि हम उन्हें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सो आइडेंटिकल बट डिस्टिंग्विश। 167 इसमें पूछा है, आपको R दिया हुआ है गैस कांस्टेंट, N दिया हुआ है एवोगैड्रो नंबर, K के साथ इसका रिलेशन बताना है, तो K के साथ इसका रिलेशन होता है R/N। ये तो आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, सिंपल फॉर्मूला था। नेक्स्ट, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ ए बोस-आइंस्टाइन गैस इज 0। बोस-आइंस्टाइन गैस की ग्राउंड स्टेट एनर्जी 0 है, तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं एट ए फाइनाइट टेम्परेचर। जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं ओनली, तो आप उसे नहीं बता सकते।
वो क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे हैं, तो फोर्थ आंसर होगा। 169, इसमें बोला कि एक इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन एटम में है, उसका रेडियस किसके इक्वल है? बोहर्स रेडियस, फर्स्ट बोहर रेडियस, वो क्या होता है? ए नोट, जिसकी वैल्यू होती है 0.5 एंगस्ट्रॉम। उसकी वेलोसिटी बतानी है कितनी होगी। अगर आप बोहर का सेकेंड लॉ निकालोगे, वो क्या बोलता है? एम वी आर इज इक्वल टू एन एच कट। यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू क्या आएगी? एन एच कट m बाय एम आर। n यहाँ पर कितना होएगा? n कितना होएगा? 1, ठीक है। h कट की वैल्यू क्या होती है? 1.1 इंटू 10⁻34। ये याद रख सकते हो आप, क्योंकि आपको h की वैल्यू याद है ना, 6.6 वाली, या h कट की वैल्यू है। m क्या होएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस। r क्या होएगा? जो a नोट है, यानी 0.5 एंगस्ट्रॉम, 0.5 इंटू 10⁻10। ये कितना आ जाएगा? v आ जाएगा सॉल्व करके दिस। हमें निकालना कितना है? c की फॉर्म में। c क्या होता है? 3 इंटू 10⁻8। तो हम इसे डिवाइड कर देंगे। v कितना है? 2.18 इंटू 10⁻6। तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 137 के इक्वल। सो इसका मतलब v क्या हो जाएगा? c बाय 137। दिस आंसर। क्वेश्चन नंबर 170, इसमें पूछा है कि आपके पास सब शेल दी हुई है जिसका ऑर्बिटल क्वांटम नंबर l है, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? तो आपको याद होगा उसके अकॉर्डिंग होता है ये s p d, कौन से शेल में जाना है। s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2, क्योंकि s का नंबर क्या होता है? 0। p में कितने आते हैं? 6। इसमें कितने आते हैं? 10। निकालते कैसे हो? इस फॉर्मूला से, 2 इंटू 2l+1। निकाल के देखोगे इतने ही आएंगे, चेक कर लेना। ये है मैग्नेटिक मूवमेंट। देखो इसमें ज्यादातर आपको फॉर्मूलाज पूछे गए हैं। फॉर्मूलाज तब याद रहते हैं जब आपने उनकी प्रैक्टिस की हो। फर्स्ट हाइड्रोजन एटम के लिए इसका होता है वो मैग्नेटिक मोमेंटम NEH/4πm। पूछा कि इसके लिए फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, तो n क्या हो गया? 1। तो ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप मतलब +2 के बच्चों को बहुत सिखाते हो क्वेश्चन, लेकिन आपको भी निकालना आना चाहिए। इसमें क्या बोला है? आपको एक लाइमन सीरीज दी है और बाल्मर सीरीज दी है। दोनों सीरीज में फर्स्ट लाइन की फ्रीक्वेंसी निकाली, तो उनकी रेशियो बताओ। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। फ्रीक्वेंसी में चेंज करो इसे। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? लैम्डा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी बाय c, म्यू बाय c इज इक्वल टू r इंटू दिस। अब इसे हम क्या करेंगे? लाइमन सीरीज के लिए भी निकालेंगे और बाल्मर के लिए भी। लाइमन सीरीज के लिए कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन हो रही है? n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 1 माइनस 1, 2 की पावर 2, यानी 1 माइनस 1/4। ये क्या आ गया? 3/4 प्रोपोर्शनल में। कॉन्स्टेंट्स को छोड़ देंगे थोड़ी देर। और बाल्मर सीरीज में कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन होगी? फर्स्ट n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 3 में, सॉरी 3 से 2 में। तो क्या आएगा? 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। फॉर्मूले में जो आप पुट करोगे, ठीक है। नाउ ये क्या आ गया? 1/4 माइनस 1/9। इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा आपके पास 5/36, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है? म्यू l बाय म्यू b, वो निकाल लेना, वो आ जाएगा आपके पास 27/5। सॉल्व करना है बस। तो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 173, इसमें आपको एब्जॉर्ब्ड डोज का जो SI यूनिट है वो पूछी गई है। एब्जॉर्ब डोज होती है कि 1 kg ऑफ सब्सटेंस ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। तो इसका क्या होता है? जूल पर kg, इसकी यूनिट होती है SI। इसको ग्रे ने दिया था तो इसे ग्रे की यूनिट में भी बोलते हैं। 1 ग्रे इज इक्वल टू 1 जूल सेकेंड इनवर्स। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में ऑब्वियस है आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ता है? गेस करना पड़ता है। क्यूरी और रेडियन तो हमें पता ही है, तो ये तो आएगा नहीं, इनमें से गेस कर लेना कोई।
नेक्स्ट एक बोला है कि पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में एनिहिलेशन हुई है, प्रोसेस हुई है, उसके बाद उन्होंने एक गामा फोटोन बनाए। तो एक गामा फोटोन की कितनी एनर्जी होगी? जब एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में एनिहिलेशन होती है तो दो गामा फोटॉन्स बनते हैं। इस साइड की एनर्जी इस साइड की एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए। इस साइड की एनर्जी कैसे निकालोगे? 2mc²। एक की एनर्जी 2, एक की एनर्जी mc², दो की 2mc²। यानी कि एक गामा फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? mc²। mc² कैसे निकालोगे? mc², m इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और c की क्या होती है? 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो एक गामा की इतनी होगी एनर्जी। ये दो के लिए निकाली हुई है, दो गामा फोटोन की, तो इसको डिवाइडेड बाय 2 भी कर दोगे तो एक आ जाएगा। नेक्स्ट 175 क्वेश्चन। इसमें हमें बोला है कि हमारे पास एक गामा रे है, उसने कार्बन टारगेट के साथ क्या किया? इंटरेक्ट। जब भी एक गामा रे किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो तीन टाइप की प्रोसेसेस होती है: फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस, कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन। एनिहिलेशन नहीं होता कभी भी। ठीक है, अब आप चूज कैसे करोगे कि कौन सा हुआ? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत लो एनर्जी के लिए होता है, बहुत लो। कॉम्पटन इफेक्ट मीडियम सी एनर्जी के लिए होता है, और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ऊपर की एनर्जी हो तो पेयर प्रोडक्शन होती है। क्लियर? 176 क्वेश्चन। इसमें आपको पूछा है कि कोई इनर्ट गैस है, उसे आयनाइज होने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिएगी? ऑलमोस्ट जो होती है प्रोसेसेस, तो किसी भी प्रोसेस को 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए हो सकती है। तो यहाँ पर क्या आएगा? मतलब डिफरेंट ये एक रेंज हो गई अलग अलग गैसेस के लिए, अलग अलग सिचुएशंस में। तो वो कितना आ जाएगा आपके पास? 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि बाकी सब तो इसकी रेंज के बाहर हैं। एक क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर शुड बी अ लीनियर ऑपरेटर। क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर को लीनियर ऑपरेटर होना जरूरी है। ओके, सो दिस इज द आवर थर्ड वीडियो ऑफ द दिस पेपर। इसके बाद मैं 2018 का पेपर स्टार्ट करूंगी। और प्लीज आप कोई पेपर निकलने का वेट मत करो, क्योंकि जैसे नोटिफिकेशंस आएंगी पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, तो उससे पहले ही तैयारी कर लो। अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को तैयार करना स्टार्ट करो। GSSB के 2 पेपर तो अवेलेबल हैं, एटलीस्ट उन्हें देख लो, पैटर्न समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।